एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन के बारे में। तो अभी हमने स्टार्ट की एक नई सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट द प्लांट फिजियोलॉजी और इसके अंदर भी हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक प्लांट हार्मोन और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन के बारे में कुछ बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर और आज की ये जो क्लास है ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो लास्ट के वीडियो में हमने किया था डिस्कवरी के बारे में कि प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, ऑक्सिन क्या होता है और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई है और किसने की है। ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस कैसे होती है, डिग्रेडेशन या स्टोरेज कैसे होती है और साथ में इसकी सिग्नलिंग को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये दो टॉपिक आज हम करेंगे, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड द सिग्नलिंग। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो थर्ड पार्ट होगा वहां हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन क्या है वो पढ़ेंगे और इसका क्विक रिवीजन करेंगे। और वीडियो नंबर 4 के अंदर हम इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं PYQs उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि प्लांट हार्मोन ऑक्सिन की सिंथेसिस कैसे होती है और किससे होती है, कहाँ होती है। ओके, लेकिन उससे पहले अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको इनके जवाब भी पता होंगे। नहीं अगर पता है तो इसका मतलब है आपने कल जो भी पढ़ा है ध्यान से नहीं पढ़ा है या फिर ध्यान से याद नहीं किया है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर या तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अगर कमेंट नहीं भी करना है एटलीस्ट आप इन क्वेश्चन को सोल्व जरूर करेंगे। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ऑक्सिन का साइंटिफिक नाम कौन सा है, ऑक्सिन की कौन सी ऐसी फॉर्म है जो सबसे ज्यादा प्लांट के अंदर मिलती है। फिर आपको बताना है कि ऑक्सिन को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था और फिर बताना है कि कौन सी प्रोसेस में जो ऑक्सिन है वो एग्जिस्टेंस प्रेडिक्ट हुआ था, मतलब कहाँ पर किसने उसको बताया था कि जो ऑक्सिन है वो वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोलिप्टाइल क्या होता है ये आपको बताना है। ऑक्सिन का जो बायो एसिड टेस्ट होता है उसका नाम क्या है। फिर बताना है कि जो ओट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ नाम आपको बताने हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑक्सिन के। साथ में मुझे आप बताएंगे कि ऑक्सिन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। और फिर लास्ट क्वेश्चन ये है कि इज ऑक्सिन अ लैटिन वर्ड। जो ऑक्सिन ये वर्ड है क्या ये लैटिन भाषा से आया है या फिर किसी और लैंग्वेज से ये है। इन सभी के क्वेश्चन, इन सभी के आंसर जो है आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए तो मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट हार्मोन ऑक्सिन है वो कैसे सिंथेसाइज होता है। तो देखिए यहाँ पर IAA क्या होता है। IAA एक ऑक्सिन ही है जिसका फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड। बायोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद रैपिडली डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग टिश्यूज। सबसे पहले ये आपको बता रहा है ऑक्सिन कहाँ कहाँ बनता है। तो सबसे मेन ये है कि प्लांट का वो पार्ट जो कि ग्रोइंग है, जो अभी ग्रो कर रहा है और वहां पर डिवीजन भी चल रहा है, वहां ऑक्सिन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और जैसे कि शूट वाला रीजन जो है, प्लांट का जो शूट वाला रीजन होता है और नीचे बात करें तो जो रूट वाला रीजन होता है, वहां पर लगातार डिवाइडिंग होती रहती है और वहां की जो टिश्यूज है वो ग्रो करते रहते हैं। तो वहां ऑक्सिन सबसे ज्यादा फॉर्म होता है। आगे कहा है although all plant tissues appear to be capable of producing the low level of oxygen। ऐसा नहीं है केवल यहीं पर मिलता है, प्लांट के और भी पार्ट है जहां पर ऑक्सिन देखने को मिल जाता है, लेकिन बस फर्क ये है वहां लो कंसंट्रेशन में मिलेगा और जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं वहां ज्यादा मिलता है। जैसे कि शूट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यंग लीव्स हैं और यंग फ्रूट है एंड द प्राइमरी साइट ऑफ द ऑक्सिन सिंथेसिस। ये प्राइमरी साइट है, जैसे कि अगर कोई पत्ती है, कोई फ्रूट है या फिर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये ऐसी साइट है जहां पर ऑक्सिन सबसे पहले सिंथेसाइज होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। प्रिकर्सर क्या होता है, मतलब किस सब्सटेंस से ऑक्सिन बनता है, वो है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। तो इस अमाइनो एसिड से ऑक्सिन हार्मोन मिलता है। ये कैसे पता लगा, जब साइंटिस्ट ने प्लांट को फीड किया एक लेबल्ड ट्रिप्टोफैन से, मतलब ट्रिप्टोफैन लिया उसको लेबल्ड कर दिया है, किसी भी डाई वगैरह से स्टेन कर दिया है उसको,
और फिर जैसे ही प्लांट को दिया गया वो ट्रिप्टोफैन, तो देखने को मिला कि सेम डाई जो हमने ट्रिप्टोफैन को दी थी वो हमें ऑक्सिन में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सिन किससे बना है? ट्रिप्टोफैन से बना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की। यहाँ पर ये मेन कार्बन होता है, ये मेन कार्बन है, यहाँ इस पर लगा है COOH, ठीक है, और यहाँ ये होती है इसकी इंडोल रिंग, ट्रिप्टोफैन की ये इंडोल रिंग होती है। तो ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का जो है स्ट्रक्चर है जहां से ट्रिप्टोफैन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेसिस पाथवे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट। अब देखो ऐसा नहीं है कि प्लांट में एक ही तरीके से अमाइनो एसिड मतलब ये जो ऑक्सिन है बनता है, कई सारे तरीके होते हैं। अब उनको डिवाइड किया गया है किसके बिहाफ पर, कि जब वो पाथवे रन होता है तो उसके बीच में कौन सा ऐसा मेन सब्सटेंस है जो फॉर्म होता है, इसके बिहाफ पर ही हम अलग अलग पाथवेज को अलग अलग नाम दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए IPA पाथवे होता है, IPA का फुल फॉर्म है इंडोल 3 पायरुवेट। तो यानी कि इस पाथवे में इंडोल 3 पायरुवेट बनता है और फिर फाइनली ऑक्सिन बनता है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं IPA पाथवे। ये कहाँ देखने को मिलता है? टोमेटो जो होता है उसके अंदर ऑक्सिन इसी पाथवे से बनता है, दैट इज IPV। इसके बाद है टेम पाथवे। टेम पाथवे का फुल फॉर्म है ट्रिप्टामाइन पाथवे। ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरमीडिएट की फॉर्म में जो है ट्रिप्टामाइन बनता है। ये कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट में भी देखने को मिलता है। और जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब हमारे गट में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, वो भी जब हम अपनी डाइट में ट्रिप्टोफैन को लेते हैं तो वहां पर ट्रिप्टोफैन को ऑक्सिन में कन्वर्ट कर सकता है ये बैक्टीरिया। इसके बाद IAN पाथवे होता है, इसकी फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल। तो इस पाथवे के दौरान ये इंटरमीडिएट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे IAN पाथवे। ये मिलता है जो ब्रेसिकेसी है, ग्रास है और बनाना फैमिली जो है उसके जितने भी मेंबर हैं वहां पर हमें ये पाथवे देखने को मिलता है। इसके बाद थर्ड और लास्ट IAM पाथवे, जिसका फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटामाइड, जो कहाँ देखने को मिला है? जो एग्रोबैक्टीरियम होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उस बैक्टीरिया में भी ट्रिप्टोफैन बनता है, उस बैक्टीरिया में भी ऑक्सिन बनता है विद द हेल्प ऑफ IAM पाथवे। चलिए तो इनको डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से ये ऑक्सिन को बनाते हैं फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन। अब चारों ही पाथवे जो हैं उन सभी में प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन, यानी कि ये सारे पाथवे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए इन सब पाथवेज को हम ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि सभी में ट्रिप्टोफैन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देख रहे हैं अबाउट द IPA पाथवे। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले जरूरत होती है ट्रिप्टोफैन की, उसके बाद ट्रिप्टोफैन का होता है डीएमिनेशन। व्हाट इज डीएमिनेशन? डीएमिनेशन का मतलब होता है चेंज द प्लेस ऑफ अमीनो ग्रुप। हमें पता है अमाइनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है NH2, तो ट्रिप्टोफैन भी अमाइनो एसिड है तो उसके पास भी एक अमीन ग्रुप होता है, दैट इज NH2। तो क्या किया जाता है इस प्रोसेस के दौरान? एक एंजाइम आता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज। ये आकर के इसके अमीन ग्रुप को शिफ्ट कर देता है, कहीं और प्लेस कर देता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएमिनेशन। कौन करता है इसको? ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज। और इससे क्या बनता है? इससे बनता है IPA, यानी कि इंडोल 3 पायरुवेट, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं इंडोल 3 पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर ये बन जाता है, इसीलिए इस पाथवे का नाम क्या है? IPA पाथवे है। फिर यहाँ IPA के साथ में क्या होता है? एक प्रोसेस जिसका नाम है डिकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ CO2। फिर यहाँ से CO2 का रिमूवल हो जाता है, उसे बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। इसको कौन करता है? एक एंजाइम जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेज। जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तब बनता है इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। जब IPA का होता है डीकार्बोक्सिलेशन देन बनता है इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, और फिर फाइनली इसका होता है डिहाइड्रेशन, फिर बनता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले ट्रिप्टोफैन लिया है, ट्रिप्टोफैन का किया है डीएमिनेशन तो मिला है IPA, इसका किया है डिकार्बोक्सिलेशन तो मिला है इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, इसका किया है
डिहाइड्रोजनेशन, तो मिला है हमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि IAA, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है फर्स्ट पाथवे, और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, टोमेटो के अंदर। चलिए नेक्स्ट बारी है सेकंड पाथवे की, जिसको हमने बोला है टेम पाथवे। टेम इसलिए बोला है क्योंकि इसका इंटरमीडिएट बनता है ट्रिप्टामाइन, दैट इज टेम। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का हुआ है सबसे पहले ही हो गया है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ CO2। किसने किया होगा, डीकार्बोक्सिलेज ने किया होगा। इससे बना है ट्रिप्टामाइन। क्या बना है, ट्रिप्टामाइन। और फिर इस ट्रिप्टामाइन का होता है डीएमिनेशन। क्या होता है, डीएमिनेशन, मतलब अगेन इसका जो अमीन ग्रुप है उसको शिफ्ट किया जाता है। इसे कौन करेगा, टेम ट्रांसएमिनेज करेगा। और फिर ट्रिप्टामाइन का होता है जब डीएमिनेशन, तो ये कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटिल्डिहाइड में, और फिर यहां पर आता है IAA डिहाइड्रोजनेज, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। IAN पाथवे, यहां क्या होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है ट्रिप्टोफैन की। ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल में, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं IAN। I स्टैंड फॉर इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, दैट्स वाई इस पाथवे का नाम है IAN। इसके बाद ये जो IAN होता है, इसमें आता है नाइट्राइलेज आता है एक एंजाइम, ये आकर के IAN को कन्वर्ट कर देता है IAA में। ठीक है, फाइनली आता है IAM पाथवे। इसमें ट्रिप्टोफैन होता है। ट्रिप्टोफैन के बाद आता है मोनोऑक्सीजिनेज, ये एक एंजाइम है जो ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देता है इंडोल 3 एसिटामाइड में, इंडोल 3 एसिटामाइड में। फिर यहां पर आता है IAM हाइड्रोक्सिलेज, ये कन्वर्ट करता है IAM को इनटू द IAA यानी कि ऑक्सिन। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने चारों पाथवेज को देख लिया है, आपको उनको अच्छे से लर्न करना है। IPA पाथवे, टेम पाथवे, IAN पाथवे एंड IAM पाथवे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ही सिंथेसिस हुई है, ऑक्सिन की सिंथेसिस हुई है, जो भी काम करना है वो काम हो गया है। अब जो बाकी बचा हुआ ऑक्सिन है उसका क्या होगा, ठीक है, बन गया है, उसने अपना काम भी कर दिया है। अब हमें ऑक्सिन की रिक्वायरमेंट प्लांट में नहीं है, तो प्लांट अब उसको कैसे मैनेज करेगा, वो उसको परमानेंटली भी हटा सकता है अपने बॉडी से या फिर सेल से, या फिर उसको कुछ टाइम के लिए इनएक्टिवेट कर दे और फिर जब रिक्वायरमेंट होगी फिर से उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो इन दोनों तरीके से ऑक्सिन का जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर यदि ऑक्सिन की जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर अगर वो हाई हो जाती है तो वो टॉक्सिक है। ऐसा नहीं है कि हाई अगर हो गई है तो वो सेल के लिए अच्छा है या प्लांट के लिए अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है तो वो सेल के लिए खतरनाक हो सकता है, टॉक्सिक हो जाता है। इसीलिए जरूरी होता है कि जैसे ही ऑक्सिन का काम खत्म हुआ उसको या तो डिग्रेड कर दिया जाए ताकि परमानेंट उससे रिमूवल किया जा सके, या फिर उसको किसी और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए जिससे कि वो सेल के लिए टॉक्सिक ना रहे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अगर उसका डिग्रेडेशन करना है तो किस तरीके से करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करते हैं, और ये एक परमानेंट रिमूवल है। यानी अगर प्लांट ऐसा करता है तो वो हमेशा के लिए उस ऑक्सीजन से जो उस टाइम बना था उससे छुटकारा ले सकता है। तो ये होता है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि उसको डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं प्लांट के अंदर, उस प्लांट के अंदर उसको रख रहे हैं। तो जिस फॉर्म में वो है उस फॉर्म में तो नहीं रख सकते क्योंकि वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाता है, उसको कंजुगेशन में रखा जाता है। कंजुगेशन करने से क्या होगा, वो इनएक्टिव हो जाता है। डिग्रेड करने से क्या होगा, परमानेंट रिमूव हो जाता है। लेकिन कंजुगेशन करने से वो कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम IA को, मतलब कि ऑक्सिन को किसी दूसरे अमाइनो एसिड से अगर जोड़ देते हैं तो फिर वो
हाईली टॉक्सिक नहीं रहेगा प्लांट के लिए, या फिर हम उस ऑक्सिन को कंजुगेट कर दें, जोड़ दें हेक्सोज शुगर के साथ में, जैसे कि ग्लूकोज है, जैसे कि गैलेक्टोज है, जैसे कि फ्रक्टोज है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये अगर हमें ऑक्सिन को डिग्रेड नहीं करना है, उसे प्लांट में ही रखना है, तो डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, उसको हम कंजुगेटेड फॉर्म में रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि कंजुगेटेड IAA इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ऑक्सिन। ऑक्सिन की स्टोरेज फॉर्म क्या है प्लांट के अंदर? दैट इज कंजुगेटेड। वो मतलब अमाइनो एसिड के साथ में भी कर सकता है और हेक्सोज शुगर के साथ में भी वो कंजुगेट हो सकता है। सो दीज आर द मेथड्स हाउ टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इन द सेल। ओके, चलिए तो अगली बारी है हमारी सिग्नलिंग ऑफ ऑक्सिन की। मतलब कि जैसे ऑक्सिन बन भी गया है, हमने बना लिया है ऑक्सिन, अब वो काम कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल मानो कि जो ऑक्सिन है वो बना है फोटोट्रोपिज्म के लिए, मतलब कि जो ये प्लांट है, सीडलिंग जो है, इसको कर्व करना है। ये सारा एक्सपेरिमेंट हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया है। तो कर्व करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन। अब ऑक्सिन बन गया है, अब वो कैसे इस सीडलिंग को कर्व करवाता है, तो इसको बोलते हैं सिग्नलिंग पाथवे, यानी वो काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पर जो सिग्नलिंग पाथवे होता है उसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहली बात तो वहां पर लिगेंड होना चाहिए। ये लिगेंड क्या होता है? एक तरीके से मैसेंजर होता है जो आकर के इंफॉर्मेशन देता है, कहता है कि देखो प्लांट की जो सीडलिंग है उसको कर्व करना है, तो मैं वो मैसेज लेकर के आया हूं कि तुम कुछ ऐसे प्रोटीन बनाओ जो कि उसके कर्वेचर में हेल्प करे। तो सबसे पहले यहाँ हमें लिगेंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन का सिग्नलिंग, ऑब्वियसली तो यहाँ लिगेंड की तरह कौन बिहेव करता है? ऑक्सिन। अब जैसे ही ऑक्सिन लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो वो जाकर के सबसे पहले रिसेप्टर से बाइंड करता है, जाकर के सबसे पहले रिसेप्टर को बताता है देखो मैं आ गया हूं, तुम्हें अब ये काम करना है। तो फिर बारी आती है रिसेप्टर की। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज लिगेंड, सेकंड है रिसेप्टर। थर्ड की बात करें तो ये जो रिसेप्टर होता है ये जाकर के किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है, ठीक है, ये किसी और को एक्टिवेट करता है, फिर ये किसी और को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर जब ऑक्सिन नहीं होता है तब इस इफेक्टर मॉलिक्यूल पर कोई इनहिबिटर आकर के बैठ जाता है जो कि इसको काम नहीं करने देता। लेकिन अब अगर मैसेज आ गया है तो अब बारी है कि ये काम करे, लेकिन इसके काम करने के लिए वो इनहिबिटर जो कि उसको रोक के रखे हुए है उसको किल करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये जो रिसेप्टर होता है ये क्या करता है? ये इस इनहिबिटर को जो कि इसको रोक के रख रहा है उसको डिग्रेड कर देता है। जैसे ये डिग्रेड होता है तो ये जो पार्ट है ये एक्टिव हो जाता है। अब ये एक्टिव होकर के या तो खुद काम करेगा या तो फिर ये किसी और को एक्टिवेट करेगा। यहां पर ये एक्टिवेट करता है रिस्पॉन्स फैक्टर को, ठीक है, ये किसको एक्टिवेट करता है? रिस्पॉन्स फैक्टर को, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बोलते हैं। फिर ये रिस्पॉन्स फैक्टर जाकर के बाइंड करता है रिस्पॉन्सिव जीन से। फिर ये रिस्पॉन्सिव जीन क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन फिर जाकर के रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। देखिए इसके लिए मैं आपको एक तरीका और बता सकती हूँ। अगर हमारे सेल में कुछ भी काम करना होता है तो कौन करता है? अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो बहुत ही आसान सा जवाब है, हमारे सेल के अंदर कुछ भी करना होता है तो प्रोटीन बनते हैं, हर एक काम के लिए प्रोटीन बनते हैं। तो यहां पर भी क्या है कि मानो ये कोई सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये होता है जीनोम। इस जीन के अंदर, डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है इस सेल के लिए, इस सेल को क्या काम करना है क्या नहीं करना है, सारी इंफॉर्मेशन जो है इस डीएनए के पास होती है। अब मानो यहाँ अगर कुछ भी काम करने का ऑर्डर आया है कि देखो तुम्हें ये काम करना है, तो वो सबसे पहले जाकर के हमें इस जीन को बताना होगा, ठीक है, हमें इस जीन को बताना होगा कि तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, अब तुम उस इंफॉर्मेशन को निकाल करके लाओ जो इस काम को कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सीडलिंग है, उसको कर्व करना है, तो ये जो डीएनए है इसके पास उस चीज के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि कौन इसको कर्व करेगा, लेकिन हमें इसको जाकर के बताना पड़ता है कि तुम वो इंफॉर्मेशन निकालो जो कर्व करने में हेल्प करती है। तो यहाँ सबसे पहले आता है एक लिगेंड जो आकर के मतलब जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है। फिर यहाँ होते हैं रिसेप्टर, ये इनसे बाइंड करता है।
फिर ये रिसेप्टर जो है एक्टिव होकर के किसी और को एक्टिव करता है, फिर ये एक्टिव होकर के जाता है इस डीएनए के पास इसको एक्टिव करने, और ये पूरे डीएनए को एक्टिव नहीं करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, केवल वो उस पार्ट को ही एक्टिव करेगा जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बोलेंगे, क्योंकि ये जाकर के उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बोलेंगे। अब जाकर के इस पार्ट को एक्टिवेट कर देता है, फिर ये करता है ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ बनता है एमआरएनए। अब ये एमआरएनए जाता है साइटोप्लाज्म में और बनाता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन जाकर के उस सीडलिंग को कर्व करवाता है। तो हम बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स हमें इस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ ऐसा ही लिखा है, पहले लिगेंड आया इंफॉर्मेशन लेकर के, रिसेप्टर को एक्टिव किया, रिसेप्टर ने इफेक्टर्स को एक्टिव किया, ये इफेक्टर खुद भी जा सकता है डीएनए के अंदर या फिर किसी और को भी एक्टिव कर सकता है और वो फिर चला जाए। तो यहाँ पर देखो इसने एक्टिवेट कर दिया है रिस्पॉन्स फैक्टर को। रिस्पॉन्स फैक्टर जो है फिर जाता है न्यूक्लियस के अंदर, वहां जाकर के जो जीनोम है उसको एक्टिवेट करता है। वहां पर देखो बाइंड करेगा किससे, रिस्पॉन्सिव जीन से, वो जीन जो कि रिस्पॉन्स करने के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल है। फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर होगा ट्रांसलेशन और फिर हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये तो है कॉमन पाथवे। यहाँ पर अगर मैं ऑक्सिन की बात करती हूँ तो किस किस का क्या क्या नाम है, देखो यहाँ लिगेंड की तरह कौन बिहेव करता है, यहाँ लिगेंड की तरह बिहेव करेगा ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है यानी कि लिगेंड है। रिसेप्टर क्या होता है, देखो ऑक्सिन का रिसेप्टर होता है TIR1 जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1, और ये एक सोल्यूबल या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, मतलब कि ये रिसेप्टर जो है मेम्ब्रेन पे नहीं है सेल की, वो सेल के अंदर है, इसी को बोलते हैं इंट्रासेलुलर या फिर सोल्यूबल रिसेप्टर। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑक्सिन का जो रिसेप्टर है वो कैसा है, मतलब मेम्ब्रेन पर रहता है या फिर सेल के अंदर रहता है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो रिसेप्टर होता है वो जाकर के इनहिबिट करता है, किसको, इनहिबिटर को, जिसका नाम है OXIAA। ठीक है, इसका नाम है OXIAA। ये इस पूरे पाथवे का विलन है यानी कि इनहिबिटर है। तो रिसेप्टर जो है इसको जाकर के इनहिबिट कर देता है। अब यहाँ पर जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ARF, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर। ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जिसका काम क्या है, वो न्यूक्लियस में जाएगा और जाकर के उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ठीक है, ऑक्सिन के केस में उस रिस्पॉन्सिव जीन का नाम क्या है, उसका नाम है OXRE, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। फिर यहाँ जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है और फिर हमें देखने को मिलता है रिस्पॉन्स। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है कि ऑक्सिन की सिग्नलिंग में ऑब्वियसली ऑक्सिन क्या होगा, लिगेंड, रिसेप्टर है TIR, इनहिबिटर कौन है, OXIAA, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन है, ARF, जीन कौन सा है, OXRE, फिर ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, देन रिस्पॉन्स। ओके, अब इसका पाथवे एक बार देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हर एक पाथवे में अलग अलग तरीके होते हैं उस इनहिबिटर को इनहिबिट करने के। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है कि रिसेप्टर क्या करता है, उस इनहिबिटर को जो कि उस सिग्नलिंग के लिए विलन की तरह काम कर रहा है उसको ब्रेक कर देता है, या तो डिग्रेड कर देता है या तो इनएक्टिव कर देता है। तो हर एक पाथवे में अलग अलग तरीके होते हैं, यानी कि हर एक रिसेप्टर का अलग अलग तरीका होता है कि वो कैसे अपने इनहिबिटर को इनहिबिट करेंगे। तो यहाँ ऑक्सिन के केस में जो पाथवे चलता है वो क्या है, यूबिक्विटिन 26S प्रोटीलेसिस पाथवे या फिर सिस्टम। ये सिस्टम होता है यहाँ पर ऑक्सिन के अंदर, और ये किसके बिहाफ पर है कि जो इनहिबिटर है उसको कैसे इनहिबिट किया जाता है। कहीं कहीं पर ये फॉस्फेट से भी किया जाता है, मतलब फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीधा उसको डिग्रेड ही कर देते हैं। पाथवे कौन सा होता है, यूबिक्विटिन 26S प्रोटीलेसिस सिस्टम। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से काम होता है। मानो ये कोई प्रोटीन है जिसको हमें डिग्रेड करवाना है। ऑक्सिन के केस में हमें किसे डिग्रेड करवाना है,
ऑक्स IAA को, ठीक है, क्योंकि अगर ये रहा तो पाथवे रन नहीं होगा। तो यहां पर मान लो ये क्या है, ऑक्स IAA है, ठीक है। यहाँ पर ATP की हेल्प से और कुछ एंजाइम होते हैं जैसे E1 है, E2 है, E3 है, ये एक और प्रोटीन है, मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है फैक्टर जिसको बोलते हैं यूबिक्विटिन, इसको ऐड कर देते हैं और वो इस तरीके से ऐड करते जाते हैं। ये ऐड करने से ये पता लग जाता है कि देखो इस सबस्ट्रेट को क्या करना है, किल करना है, डिग्रेड करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, यूबिक्विटिन प्रेजेंट है। तो अब फिर एक मशीन होती है हमारे सेल के अंदर जिसको बोलते हैं 26 प्रोट्यूसोम। ये मशीन क्या करती है, हर जगह देखती रहती है कि किस प्रोटीन के ऊपर ये ऐसे लगे हुए हैं, जिसके ऊपर भी ये लगे होंगे वो उसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उस इनहिबिटर पर ऐड कर दिया है यूबिक्विटिन को। ऐड करने से ये जो मशीन है ये आई और आकर के इसने अपने अंदर रखा इस प्रोटीन को और देखो उसको ब्रेक कर दिया है। किस चीज़ में ब्रेक करती है, वो उसको ब्रेक कर देती है अमाइनो एसिड में, या फिर जो एंटीजन प्रेजेंटेशन है उसमें उसको वो ब्रेक कर देता है। तो ये पाथवे चलता है ऑक्सिन के अंदर। अब देखिए यहाँ पर कौन है ऐसा जो उस इनहिबिटर पर इस यूबिक्विटिन को ऐड करेगा, वो रिसेप्टर है। रिसेप्टर के पास भी एक साइट होती है जिसको बोलते हैं SCF, पार्ट ऑफ TIR1, जो कि मतलब इसका पार्ट होता है और जो इनहिबिटर पर यूबिक्विटिन को ऐड करता है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं SCF TIR1, ओके। तो देखिए ये हमने देख लिया है। अब बात करते हैं पाथवे की। देखो यहाँ पर मानो अगर ऑक्सिन नहीं है, कोई भी सिग्नलिंग नहीं चल रही है, तो रिसेप्टर जो होता है वो इस तरीके से चुपचाप रहता है और यहाँ पर ये जो हमारा फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है, जो जाकर के ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, वो भी क्या है, वो भी इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि ये जो इनहिबिटर है इसने इसको बाइंड किया हुआ है। इनहिबिटर क्या था, ऑक्स IAA, इसने जाकर के ARF को इनहिबिट किया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव ARF हेट्रोडाइमर। यहाँ क्या है, हेट्रोडाइमर है, मतलब इन दोनों के मिलने से क्या बना है, हेट्रोडाइमर बना है। लेकिन ये कैसा है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ऑक्सिन का जो काम है वो प्लांट में हमें नहीं चाहिए तो इस तरीके से काम होता है, ये भी चुपचाप बैठा रहेगा और यहाँ पर ये सब भी क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर ऑक्सिन आ गया है मैसेज को लेकर के, सिग्नल को लेकर के, तो होता क्या है कि ऑक्सिन जो है सेल में अंदर आता है इस तरीके से, आकर के वो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, TIR1 से वो बाइंड कर गया है। जैसे ही इनकी बाइंडिंग हुई है तो ये रिसेप्टर जो है ये एक्टिव हो जाता है। इसको पता लगा है देखो मैं एक्टिव हो गया हूं, अब मेरी बारी है कि जो ऑक्स IAA है यानी कि जो इनहिबिटर है उसको मैं क्या करूं, ब्रेक कर दूं। तो वो क्या करेगा, अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ये फैक्टर जो है जो पहले से प्रेजेंट था, इसकी जो एफिनिटी है वो बढ़ जाती है इससे बाइंड करने की, ठीक है। इसकी जो एफिनिटी है इस फैक्टर की वो बढ़ जाती है इससे बाइंड करने की। हालांकि इसको ये नहीं पता है कि जैसे मैं बाइंड करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, पर वो फिर भी खुशी खुशी में आता है और आकर के जो है यहाँ बाइंड कर लेता है। जैसे ही ये यहाँ बाइंड करता है तुरंत ये जो SCF है ये क्या करेगा, इस फैक्टर पर जो कि इनहिबिटर है वहां पर यूबिक्विटिन को ऐड कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ आता है 26 मशीन, 26S मशीन आती है, आकर के वो देखती है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो प्रोटीन है, इस पर लगे हैं यूबिक्विटिन, मतलब इसको डिग्रेड करना है। तो वहां पर ये ऑक्स IA को क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है। फिर ये वाला पार्ट जो है ARF, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो अभी इनएक्टिव था अब वो फ्री हो गया है और वो अपने ही जैसे एक और RF से बाइंड करता है और यहाँ बन जाता है एक फैक्टर। देखिए इसका नाम मैं लिख देती हूँ, ये जो ARF है ये बन गया है होमोडाइमर। अब भी ये दो ही हैं लेकिन अब दोनों एक जैसे हैं। जब ये होमोडाइमर की फॉर्म में होता है तो एक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ARF फ्री हो गया है और वो अपने ही जैसे एक और ARF से बाइंड करके होमोडाइमर बनाता है और एक्टिव फॉर्म होती है।
जैसे ये एक्टिव हो जाता है फिर ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जो ऑक्सिन का रिस्पॉन्सिव जीन है, डीएनए पर जो पार्ट है, जाकर वहां बाइंड हो जाता है। इसकी बाइंडिंग की वजह से ये जीन एक्टिवेट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर ट्रांसलेशन करता है, फिर प्रोटीन बनाता है, और फिर वो प्रोटीन रिस्पॉन्स करता है, जो कि ऑक्सिन, जो इंफॉर्मेशन लेकर के आया था ऑक्सिन, वो काम अब ये करेगा, ये प्रोटीन करेगा। ठीक है, सो दिस इज द पाथवे ऑफ ऑक्सिन। यहां एक डायग्राम की हेल्प से भी मैं समझा देती हूं, देखिएगा। देखो यहां ये है ऑक्सिन और ये है ऑक्सिन का रिसेप्टर, ये है ऑक्सिन का रिसेप्टर। देखिए यहां पर ये TIR है और ये वो साइट है जो कि यूबिक्विटिन को ऐड करती है। तो आप देख सकते हैं ये है ऑक्सिन और ये है रिसेप्टर। यहाँ पर ये जो साइट है ये किसके लिए है? ऑक्सिन के लिए है। तो यहाँ पर ये ऑक्सिन आकर के बाइंड कर लेता है। जैसे ही यहाँ पर ये ऑक्सिन बाइंड करता है तो ये वो पार्ट है जहाँ पर ये तो है हमारा रिस्पॉन्सिव जीन और ये है रिप्रेसर, ये है रिप्रेसर। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, जैसे ही ये रिसेप्टर है और यहाँ बाइंड हुआ है ऑक्सिन, ऑक्सिन की बाइंडिंग की वजह से ये जो रिप्रेसर है ये आकर के यहाँ बाइंड हो जाता है। जैसे ये बाइंड होता है तो फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है यूबिक्विटिन को ऐड कर देता है। यूबिक्विटिन के ऐड होने से फिर इसका क्या हो जाता है? डिग्रेडेशन हो जाता है। देखो इसको पूरे को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा देखा गया है कि देखो पहले भी तो रिसेप्टर था और पहले ये भी थे, लेकिन ये पहले बाइंड नहीं करते हैं। कब बाइंड करते हैं? जब इस रिसेप्टर से आकर के ऑक्सिन बाइंड करता है तब ये रिप्रेसर बाइंड करता है, उससे पहले नहीं करता। पहले क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके आने से पहले इस रिसेप्टर के पास कोई साइट ही नहीं है जिस पर ये इसको बाइंड करके ब्रेक करवा दे। जब यहाँ आकर के ऑक्सिन जब यहाँ आकर के बाइंड करता है तो इसके पास ये वाली साइट है और ये साइट यहाँ फिट होती है। तो हमेशा ऑक्सिन के आने पर ही इसका डिग्रेडेशन होता है, पहले नहीं होता है। क्योंकि जब ये दोनों बाइंड करते हैं तो इसकी जो एफिनिटी है बाइंड करने की वो बढ़ जाती है, फिर ये यहाँ आकर के बाइंड करता है। जैसे ये बाइंड करता है ये वाला फैक्टर जो है ये आकर के उस पर यूबिक्विटिन को ऐड कर देता है। फिर जैसे यहाँ यूबिक्विटिन आता है तो इसका डिग्रेडेशन हो जाता है और फिर जो हमारा ARF फैक्टर है वो एक्टिव होकर के ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो ये पूरा पाथवे है जो कि ऑक्सिन के अंदर देखने को मिलता है। तो देखिए आज का जो हमारा टारगेट था हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ लिया है, डिस्कवरी कैसे हुई है वो हमने देख लिया है, उसका सिंथेसिस कैसे होता है वो हमने देख लिए हैं, एक्स्ट्रा होने पर वो कैसे मैनेज किया जाता है प्लांट के अंदर वो हमने देख लिया है, उसका सिग्नलिंग पाथवे कैसे चलता है वो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे और फंक्शन क्या है ऑक्सिन का प्लांट के अंदर वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।